परवाज की तलब है अगर आसमान में, ख्वाबों को साथ लीजिए अपनी उड़ान में। मोबाइलों से खेलते बच्चों को क्या पता, मोबाइलों से खेलते बच्चों को क्या पता, बैठे हैं क्यों उदास खिलौने दुकान में। लफ्ज़ों से आप लीजिए मत पत्थरों का काम, थोड़ी मिठास घोलिए अपनी ज़बान में। लफ्ज़ों से आप लीजिए मत पत्थरों का काम, थोड़ी मिठास घोलिए अपनी ज़बान में। उससे बिछड़ के ऐसा लगा जान ही गई, उससे बिछड़ के ऐसा लगा जान ही गई। वो आया जान आ गई है फिर से जान में। वाह क्या बात है, बहुत शानदार। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के चैनल में आज बात हो रही है। परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगाज हुआ है इस गज़ल के साथ, इस शानदार गज़ल के साथ जो आज की गज़ल है, ताज़ा गज़ल है, आज के ज़माने की गज़ल है, आज के शब्दों की गज़ल है, आज के सरोकार की गज़ल है। और ऐसे ही गज़लकार, शायर, गीतकार, मंच संचालक देवमणि पांडे जी के साथ हम बैठे हैं और आप उनका परिचय करवाएंगे, उनसे बातें करेंगे बहुत ढेर सारी, क्योंकि आपकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं और जिनका लुत्फ़ आप उठाते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे मंचों से आपकी गज़लें सुन चुके हैं, शेर सुन चुके हैं, मंच संचालन भी आप उनका देख चुके हैं। तो आपकी एक नई किताब है, इसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन इस किताब तक पहुंचने का जो सफ़र है, सुल्तानपुर से निकलकर आने वाला एक व्यक्ति मुंबई में एक गीतकार बनता है, मंच संचालक बनता है और बहुत सारे शेर लिखता है, उसका एक सिलसिलेवार छोटा सा बयान। मैं 1983 में मुंबई घूमने के लिए आया था। यह शहर मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने फिर एक नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं इसी शहर का रह गया। तो मैं जब आया था यहाँ तो मैं संस्कृत से एमए था, वो भी प्रथम श्रेणी अवध विश्वविद्यालय से। मुझे हिंदी साहित्य की बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो 1984-85 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी में एमए किया, वो भी प्रथम श्रेणी। और उसके बाद साहित्य से एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और मैंने लगातार जितनी भी प्रमुख किताबें हैं, उपन्यास, कहानी, कविता, यानी सभी विधाओं को पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते मन में ये इच्छा हुई कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है किसी भी फील्ड में हो, उनसे मिला जाए। और मिलने का मुझे एक सबसे बड़ा रास्ता दिखाई पड़ा पत्रकारिता का। वाह। और जो मैंने सबसे प्रिय नाम था ऐ मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप का। तो प्रदीप से जी को मैंने फ़ोन किया, उनसे मुलाकात की। मैं महान एशिया मैगजीन में लिखा और फिर ये पत्रकारिता का सिलसिला चल पड़ा। तो कविता का सिलसिला इसके बाद शुरू हुआ। पत्रकारिता आपने कितने समय तक की और किन किन अखबारों में? मैंने जो है 1988 में जब प्रदीप जी का इंटरव्यू छपा तो धर्मयुग से मुझे बुलावा आया। डॉक्टर धर्मवीर भारती संपादक थे और भारती जी के प्रस्ताव पर मैंने तन्वी आज़मी का और सुप्रिया पाठक का इंटरव्यू किया, जो धर्मयुग में प्रकाशित हुए। ये मेरे लिए गौरव की बात है, इतनी बड़ी पत्रिका में, वो भी धर्मवीर भारती के संपादन में छपना। मृणाल पांडे संपादक थी साप्ताहिक हिंदुस्तान की, उनके संपादन में वहाँ प्रकाशित हुआ। और सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे रविवार कलकत्ता में, उनके संपादन में वहाँ में प्रकाशित हुआ। और जितनी भी देश की प्रमुख पत्रिकाएं हैं, ऐसी कोई चर्चित राष्ट्रीय पत्रिका नहीं थी जिसमें मैंने रचना न भेजी हो और प्रकाशित न हुआ हो। यही कारण है कि जब जनसत्ता शुरू हुआ तो राहुल जी मेरे बारे में पहले से जानते थे, जो उसके संपादक, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि कॉलम लिखूं
और मैंने साप्ताहिक कॉलम लिखा, साहित्य नामचा। वो अपनी तारीफ क्या करूं, इतना लोकप्रिय कॉलम था कि हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी और उर्दू के बहुत सारे लोग पढ़ते थे। और जो मराठी किताबों का प्रमुख सेंटर है पीपुल्स बुक हाउस फाउंटेन में, वहाँ गुरुवार को नोटिस बोर्ड पे मेरा कॉलम डिस्प्ले किया जाता था। उस समय वहाँ के डायरेक्टर थे सतीश कालशेखर, जो मराठी के सुप्रसिद्ध रचनाकार थे। ये बहुत बड़ी बात है। और जो पांडे जी ने जिसका नाम लिया, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपको बताऊं ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। आज तक जैसा चैनल आरंभ करके, आज तक सबसे पहले आता था अपने मेट्रो पर, डीडी मेट्रो चैनल था, उस पर आता था 20 मिनट का, ये थी खबरें, आज तक इंतजार कीजिए कल तक, ये उनका आखिरी वाक्य होता था। पूरे समाचार जगत को उन्होंने उससे नया आयाम दिया। बहुत सारे चैनल आरंभ हुए, तो वो हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिंह के नाम से भी वो। तो आपका बड़ा शानदार रहा पत्रकारिता का सफर। और उसके बाद जो पहली किताब मैंने गजलों की आपकी पढ़ी थी, दिल की बातें जी, चूँकि मैं आया था मुंबई में करीब 95-96 में, और उसी दौरान आपसे मुलाकात भी हुई थी। मैं रेडियो में था, आरजे, तो वहाँ भी बहुत सारा, एक रेडियो जॉकी को बहुत सारा पढ़ के रखना पड़ता है, बहुत सारे शेर, गज़ल, कविताएं, बहुत सारी नॉलेज भी रखनी पड़ती है, बहुत सारे शायर को कोट करना पड़ता है। बहुत सारे आपकी गज़लें और शेर मैंने वहाँ पर कोट किए हैं, जिसमें एक किताब थी दिल की बातें, उसके कुछ शेर थे। जी जी, देखिए यहाँ जो है बड़ा अच्छा माहौल कविता का, और सीधा सीधा कहें समकालीन कविता, जैसे अतुवांत कविता भी कहा जाता है। तो गोष्ठियां होती थी, तो उसमें एक दो गीतकार होते थे, एक दो गजलकार होते थे। मालूम पड़ा कि 20 लोग जो है अतुकांत लिखने वाले। तो वो जो माहौल था मेरे ऊपर असर पड़ा, और मैंने ये सोचा कि ये जो लोग 20 लोग कविता सुना रहे हैं, अगर मैं लिखूं, इनमें से 15 लोगों से मैं बेहतर लिख सकता हूं। तो वो गोष्ठियों में जा करके इस तरह की प्रेरणा मिली कविता लिखने की, और मैंने कविता लिखी। और 1990 में मेरी कविता छपी थी जनसत्ता के रघुवारी पत्रिका सबरंग में, कुरार गांव की औरतें, जो बहुत मशहूर हुई। और उसे पढ़ के डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मुझे घर बुलाया था कि मेरे घर आओ, मुझे कविता सुनाओ। तो ये आलम था। लेकिन 1988 में मैं प्रदीप जी से मिल गया था, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं कविता लिखता हूँ। तो वो जो है 2-3 साल बाद एक दिन अचानक उनके अखबार, हाथ में एक अखबार था, उसमें मेरी कविता छपी थी। तो उनका तुम्हारी कविता है? मैंने कहा हाँ। बोले कि देखो, इस तरह की अधुगान कविता लिखोगे तो तुमको सिर्फ बुद्धिजीवी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा, और अगर तुम छंद में कविता लिखोगे तो दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा तीनों मिलेगी। मैंने कहा प्रदीप जी, मुझे तो छंद नहीं आता। प्रदीप जी ने कहा कि छंद हर आदमी के भीतर होता है, तुम छंद को अपने भीतर तलाश करो, लिखो छंद में। जैसे गोपाल दास नीरज 4-4 लाइन के मुक्तक लिखते हैं, तो शुरुआत ऐसी करो, 4-4 लाइन के मुक्तक लिखो, और उसके बाद फिर तुम गीत और गजल भी लिख सकोगे। तो उनकी बात मान के अगले ही दिन मैंने 4 लाइन की एक तुकबंदी की और उनको सुनाया। आँखों का पानी एक है और जख्मों की निशानी एक है, हम दिलों की दास्तां किससे कहें, आपकी मेरी कहानी एक है। वाह! तो उन्होंने कहा कि चलिए शुरुआत हो गई, अब आप बढ़िए। तो इस तरह से पंडित प्रदीप आपके गुरु हुए, और यहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है और आपकी किताबें छपती जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही आप ने फिल्मों में गीत लिखे, फिल्मों में संपर्क किया। ये कितना आसान था, कितना कठिन था? और पंडित प्रदीप जैसे पहले व्यक्ति थे, उसी प्रकार फिल्मों में कौन से वो लोग थे जिनसे आप मिले और जहाँ पर पहले गीत आपको रिकॉर्ड हुआ? देखिए अरुण जी, फिल्म में गीत लिखने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी। हुआ कि मैं गज़ल कहने लगा था, छंद में लिखने की आदत पड़ गई थी। और मैं बताऊं कि जो गज़ल का छंद है, मीटर है, वो फिल्मी संगीत के बहुत करीब है। बिल्कुल। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे शायर थे वो फिल्मों में काफ़ी कामयाब हुए। मैं मीरा रोड में था, वहाँ पर एक मुशायरा हुआ स्मिता क्लब में,
और श्रोताओं में हृदय लानी जी बैठे हुए थे, जिन्होंने सरफरोश के डायलॉग लिखे हैं, नाना पाटेकर के, यशवंत और प्रहार के डायलॉग लिखे हैं। तो मुशायरे के बाद में उन्होंने मुझसे कार्ड मांगा कि अपना कार्ड दीजिए पांडे जी। और कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया कि हमारे एक दोस्त विजय कुमार हैं, उनकी फिल्म कहाँ हो तुम के, मैं डायलॉग लिख रहा हूँ, उसमें एक सिचुएशन फंस गई है। उन्होंने 4 गीतकारों को ट्राई किया लेकिन उस पर कोई लिख नहीं पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पांडे जी आप ये काम कर लेंगे। तो कहाँ हो तुम फिल्म के जरिए इलारुम की बेटी आ रहा था। तो मैं डायरेक्टर को मिला और जिनके म्यूजिक डायरेक्टर थे रजत ढोलकिया, जो जटिल धुनें बनाने के लिए विख्यात थे। तो मैं जो है उनसे मिला और उन्होंने धुन सुनाई। तो जो वो मुखड़ा था, अब समझिए कि 7-8 लाइन लंबा था, इसलिए कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जो है ऊपर वाले की कृपा से मैंने वो लिखा गाना, और वो 1999 का दिसंबर महीना था, वो रिकॉर्ड हुआ। और इसी तरह अगले जो डायरेक्टर थे तिग्मांशु धुलिया फिल्म हासिल के, तो उनके यहाँ 4 गीतकार थे। तिग्मांशु धुलिया ने जतिन ललित से कहा कि मुझे यूपी स्टाइल का एक फोक चाहिए, उसे उत्तर प्रदेश का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही लिख सकता है। और फिर जो है जब उनके दोस्तों ने तलाश की तो मेरा नाम आया और तिग्मांशु धुलिया के साथ हासिल में गाना रिकॉर्ड हुआ। तो हासिल पहले रिलीज हुई तो एक प्रकार से मेरी जो है पहली फिल्म है हासिल, दूसरी कहाँ हो तुम हो गई, और आके चल के जो है पिंजर में मैंने गीत लिखा, और एक तारा द जर्नी ऑफ लव है। 1-2 ऐसी फिल्में थी जिनमें मैंने गाना लिखा और जो है वो रिकॉर्ड हुआ, और जो है उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ आगे। तो ऐसा भी फिल्म होता है फिल्मों में कि न जाने कितनी फिल्में जो स्टार्ट होती हैं, बहुत सारे लोगों की आशाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, बहुत सारे लोगों के सपने परवान चढ़ जाते हैं कि ये फिल्म बन जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा। बहुत बार होता है, ये बहुत सामान्य बात है फिल्मी दुनिया में जी, बाकी सभी जगहों पर है। लेकिन चूंकि यहाँ सपने बहुत बड़े हो जाते हैं जी, जैसे आप कहीं भी फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए तो लगता है कि नहीं इंटरव्यू हुआ बहुत अच्छा होगा, मान लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। उसी तरह फिल्मों में होता है, लेकिन यहाँ सपने बड़े होते हैं, इसलिए लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरह फिल्मों का सफ़र रहा। इसके साथ ही मैंने देखा है कि आपका मंच संचालन भी बहुत शानदार होता है, बहुत सारे लोग आपको बुलाते हैं, मैं भी कई बार वहाँ पर रहा। जो ख़ास बात मैंने देखी है कि आप समयबद्ध तरीके से चालन, या कहना चाहिए थोड़ा स्तरीय होता है, जिसमें साहित्यिक पुट रहता है। तो वो कहाँ से शुरू हुआ और उसके अनुभव क्या रहे? देखिए, मैं तो जो है समझिए कि 86 में इधर ही गोरेगांव में केशव गोरेहाल में कार्यक्रम था, तो कविता का था। तो हमारे जो आयोजक दोस्त थे, तो उस वक्त 86 में तो मैं लिखता ही नहीं था, 88 के बाद ही लिखना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो संचालन कर दीजिए। तो मैं जो है स्कूली लाइफ से शेर व शायरी और कविताओं का शौकीन था। तो मुझे मीरो गालिब के शेर भी याद थे और हल्दी घाटी की भी बहुत सारी लाइनें याद थी कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। इस तरह से जो है दिनकर की भी लाइनें याद थी। तो जो संचालन था उसमें मैंने उर्दू के शायरों से ले करके जो हरिवंश राय बच्चन हैं, दिनकर हैं, इन लोगों को भी कोट किया और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। और उसके बाद वहीं मुझे 2 कार्यक्रम की ऑफर आंदा इस पास में। तो उस वक्त जो है ऐसे कार्यक्रम मेरे पास सामने आए कि पांडे जी ये हास्य कवि सम्मेलन है, इसमें हंसाना है, तो आप अपने संचालन में जो है 4-6-10 चुटकुले भी सुनाइए। तो इस विषय पे मैंने जो है विचार किया और फिर मैंने ये सोचा कि जो लोग चुटकुले पहले से यहाँ सुना रहे हैं, जिसे हास्य सम्राट कहे जाते थे रामरिग मनहर, तो उनसे अपने आप को मैं अलग करूं। और फिर मैंने ये कोशिश की जानने की कि जो मज़ाहिया शायर हैं कि मतलब हास्य भंग कौन लिख रहा है, तो उसमें मुझे मिले जो है सागर खयामी हैं, दिलावर फिगार हैं,
खामखा हैदराबादी हैं, तो ऐसे लोगों की ढूंढ करके मैंने मज़ाहिया शायरी इकट्ठा की और उसको कोट करके मैंने फिर अपना काम चलाया। तो वहाँ भी लोगों ने शायरी को भी इंजॉय किया और जो है हमारा जो है नयापन भी बरकरार रखा और हमारा स्तर भी बरकरार रखा। ये सबसे बड़ा इसका कारण मैं देख पाता हूँ कि आपकी याददाश्त बहुत कमाल है, आपका अध्ययन बहुत कमाल है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल है। ये जो चीज़ें हैं इन्होंने मिल करके आपके संचालन को बहुत बेहतर बनाया। क्योंकि पढ़ते बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से याद करना, फिर उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, ये दो अलग बातें होती हैं। अब मैं लौटता हूँ फिर से फिल्मों पर, आपके पत्रकारिता वाले अनुभव पर, जिसके लिए किताब आपकी आई है अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष। आपका फेसबुक पर भी मैं पढ़ता रहा हूँ, बहुत सारे संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में, निर्देशकों के बारे में आप बहुत अच्छा अनुभव उनका लेकर के और उसमें नई बात लेकर के आप आते रहते हैं। तो ये किताब है, ये अभिव्यक्ति के इंद्रधनुष, सिने जगत की सांस्कृतिक संपदा। ये बहुत बहुत ज़रूरी कोट है, आप ध्यान रखिए। सिने जगत की सांस्कृतिक संपदा कि ये जो संपदा है इसको संभाले रखना और आगे पीढ़ी को बांट के जाना, उन्हें दे जाना, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। इसमें मैंने पढ़ा कि बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, अच्छे अच्छे फिल्मकार हैं जो किस तरह से काम करते थे, कितना डिसिप्लिन उनका था, या अपने काम के प्रति कितने दीवाने थे, रिश्तों के प्रति कितना ईमानदार थे। ये सारी बातें बहुत अच्छे से इसके अंदर आई हैं। तो ये किताब लिखने का कहूँगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसको लिखने में कितना समय लगा और उसके कुछ रोचक किस्से? देखिए, जब मैंने दिल में एक बात पैदा हुई जब कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है कि हम इंटरव्यू करने के बहाने जिससे चाहे उससे हमारी मुलाकात हो सकती है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि कवि प्रदीप से मुलाकात की मैंने। उसके बाद जो शायर से गीतकार इंडस्ट्री में हैं, ख़ास तौर से 20वीं सदी के, जिनकी कलम के दम पे जो हिंदी सिनेमा का, जिसे संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, 60, 70, 80 का दशक, तो मेरे मन में था कि ये सारे लोग जो है मूलतः शायर पहले हैं, कवि पहले हैं, गीतकार बाद में हैं। इनके यहाँ एक ऐसा मेयार है कि जिन्होंने इतिहास रच दिया है और ये हमेशा याद किए जाएंगे, तो इनसे मुलाकात की जाए। तो वो लैंडलाइन का ज़माना था। तो मैं जो है जिसको भी फ़ोन करता, कैफी आज़मी हों, मजरू सुल्तानपुरी हों, आनंद बख्शी हों, इंदिवर हों, जिसको भी मैंने फ़ोन किया, सारे लोगों ने बहुत प्रेम से घर पे बुलाया। और जो है वह 16 गीतकार इस किताब में शामिल हैं। तो जिससे भी मैं मिला, निदा फाजली हों, जफ़र गोरखपुरी हों, नक्श लायलपुरी हों, एक मुलाकात में ही दोस्ती हो गई। क्योंकि मैं भी जो है पोइट्री लिखता था और जब वो बोलते थे कुछ सुनाओ, तो मैं कुछ सुनाता था तो उनको लगता था कि ये नौजवान जो है ठीक ठाक लिख रहा है। और उसका वो एहतराम करते थे। और फाजली साहब की आदत थी, जब किसी मंच पे जाते थे तो वो 4-6 जुमले बोलते थे और हर मुशायरे कवि सम्मेलन में वही बोलते थे। तो आप प्रायः शुरुआत करते थे कि जब कहीं कोई फूल मुस्कुराता है, जब कोई बच्चा खिलखिलाता है, जब कोई जगजीत सिंह गज़ल गाता है, तो मेरा भरोसा इंसानियत में बढ़ जाता है। तो हर जगह यहीं से शुरुआत करते थे। तो मैं गुरुवार को जो है कॉलम लिखता था और उसमें शनिवार को एक कार्यक्रम था जिसमें जो है मैं और निदा साहब दोनों ही साथ थे, संचालन मुझे ही करना था। तो मैंने कॉलम में लिख दिया कि भाई आप पधारिए, यहाँ पर ये कविता पाठ का कार्यक्रम है और निदा साहब आएंगे। तो जैसा वो हर जगह बोलते हैं, वहाँ भी ये लाइनें दोहराएंगे कि जब कहीं फूल मुस्कुराता है, जब कोई बच्चा खिलखिलाता है, जब जगजीत सिंह गज़ल गाता है, मेरा भरोसा इंसानियत में बढ़ जाता है। ये मैंने कॉलम में कोट कर लिया। तो निदा साहब ने मेरा कॉलम नहीं पढ़ा था। लेकिन जो उस कार्यक्रम में आने वाले थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने
कॉलम पढ़ा था और उस वक्त संझा जनसत्ता सान्य दैनिकों में सबसे लोकप्रिय अखबार था। तो निदा साहब कवि सम्मेलन में जैसे ही मंच पे पधारे, उन्होंने जैसे ही पहली लाइन कही कि जब कहीं कोई फूल मुस्कुराता है, इतने जोर का ठहाका लगा कि निदा साहब दंग रह गए। उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा निदा साहब कोई बात नहीं है, ये लोग अच्छे लोग हैं, आप आगे बढ़िए। तो ये बात है कि निदा साहब जो है अपनी चीज़ें वो दोहराई, फिर दूसरा और तीसरा ठहाका लगा, मैंने बाद में उनको बताया। अच्छा। तो इस तरह की दिलचस्प चीज़ें होती हैं। कि जावेद सिद्दीकी है जिन्होंने ये जो प्रेमचंद की कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी, वहाँ से जो है अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। बाद में ये ताल प्रदेश, बहुत सारे दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे। तो जब नए नए जावेद सिद्दीकी आए थे किराए पर कमरा लेकर के, वो एक अब्दुल हमीद नाम के रेलवे के मुलाजिम के साथ रहते थे। तो अब्दुल हमीद जो है शाम को जो दोनों जो है मैखाना जब जमाते तो एक कोई मुसरा लेकर के शेर कहते, तो अब्दुल हमीद एक रजिस्टर में वो शेर नोट करते, उनके शेर के सामने उनका नाम लिख देते और अपने शेर के सामने अपना नाम लिख देते। तो एक दिन उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे शेर के साथ में जो है ये खाली हमीद लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे शेर के साथ लिखा हुआ है जीम जीम स्वाद साथ। तो इन्होंने अब्दुल हमीद से पूछा कि भाई ये जीम जीम स्वाद क्या है? बोले ये तो आपका नाम है। बोले मेरा नाम तो जो है जावेद सिद्दीकी है, जो उर्दू में जीम और स्वाद से लिखा जाएगा, तो शॉर्ट में जीम और स्वाद, तो ये जीम जीम स्वाद स्वाद क्या है? तो अब्दुल हमीद ने कहा कि सर मैं आपकी शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता था, मैंने आपका पूरा नाम लिख दिया है। तो बोले कि जो है पूरा नाम कैसे हुआ? बोले पूरा नाम हुआ जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, जीम जीम स्वाद साहब। तो इस तरह की चीज़ें थी। बहुत सारे जो हमारे जो है गीतकार हैं, फिल्म लेखक हैं, सब ने अपनी अपनी तरह से अपनी बातें शेयर की और सबसे बहुत बड़ा दोस्ताना रिश्ता रहा। तो 16 फिल्म गीतकारों के अलावा 5-6 फिल्म लेखक भी हैं, जिसमें राही मासूम रज़ा भी हैं, कमलेश पांडे भी हैं, जावेद सिद्दीकी भी हैं और राज कपूर के गुरु केदार शर्मा भी हैं। केदार शर्मा का भी कुछ अच्छा आपने किस्सा इसमें लिखा हुआ है, उसका कुछ अंश आप बताएंगे, जिससे कि मैं चाहूँगा कि एक किस्सा तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन सारे किस्सों को आपको जानने के लिए किताब पढ़नी चाहिए, जिसे आपको बता देता हूँ। तो इस किताब को आप ले सकते हैं अमेज़न पर, इसका लिंक भी नीचे मैं दे दूँगा जिससे आप उसको ख़रीद सकें। लेकिन उसी का कुछ किस्सा केदार शर्मा का थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए ये घटना जो है बहुत प्रचलित है और लोगों को जो है पूरा मालूम नहीं है। ये बस इतनी सी बात फैल गई कि केदार शर्मा ने राज कपूर को थप्पड़ मारा था। हुआ ये कि इंटरमीडिएट के बाद राज कपूर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो पृथ्वीराज कपूर जो उनके वालिद थे, उन्होंने कहा कि राज कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो। तो राज कपूर ने कहा कि जो है मुझे ग्रेजुएशन की क्या ज़रूरत है, फिल्म लाइन में काम करने वाले को पढ़ाई क्या ज़रूरत है, जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। तो उनको लगा कि राज बिगड़ गया है, तो उन्होंने अपने दोस्त केदार शर्मा से कहा कि भाई आप राज को संभालो, वो आवारा हो रहा है, तो मैं आपके पास भेजता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी काम दूँ उसे करना पड़ेगा उसे, और मैं जैसे भी ट्रीट करूं, डांटूं फटकारूं, आप कोई एतराज़ नहीं करेंगे। तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा नहीं, बिल्कुल आपको सौंप दिया। तो राज कपूर को उन्होंने क्लैप बॉय बनाया और राज कपूर जब क्लैप देता तो क्लैप देने से पहले अपनी पिछली जेब से एक कंघी निकालता और कैमरे में से झांकता और ऐसे ऐसे बाल संवारता और उसके बाद फिर वो क्लैप देता। तो एक फिल्म में सूर्यास्त का सीन फिल्माया जाना था। तो जो चरित्र था वो कुछ राजा या सन्यासी की भूमिका में था, जिसके दाढ़ी लगाई गई थी बड़ी बड़ी। तो वर्सोवा में शाम का शूट करना था। तो केदार शर्मा ने समझाया कि राज कपूर तुम जो है आज कंघी मत करो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरी यूनिट को जो है
फिर से वापस आना पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसा दृश्य मैं चाहता हूँ 2 दिन न मिले, 3 दिन न मिले, तो फिर आना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो ऐसा करो, तुम आज कंघी मत करो। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होने लगा और ये हुआ कि भाई चलो कैमरा रोल करो और जो है सीन स्टार्ट करो, तैसे जो है उसने झट से जेब से कंघी निकाली और फिर ऐसे कंघी किया और उसके बाद में जो है क्लैप दिया। तो जब क्लैप दिया तो उसके जो करेक्टर राजा का रोल कर रहा था उसकी दाढ़ी के 2-3 बाल क्लैप में आ गए, और जैसे ही वो राज कपूर पीछे हटे तैसे जो है पूरी दाढ़ी उखड़ करके उनके जो है क्लैप में झूलने लगी। उसके बाद जो है पूरी यूनिट दंग। तो केदार शर्मा उठे, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, राज कपूर को बोले यहाँ आओ। वो डरता डरता उनके पास आया और उसके बाद फिर ये एक थप्पड़ खींच के उन्होंने राज कपूर के गाल पे मारा। तो वो न रोया न चिल्लाया, जाके चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया और उन्होंने कहा पैकअप हो गया। तो उस समय क्या था कि जितने भी लोग थे वो स्टूडियो में लाके दूसरे दिन सबको समय से हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो दूसरे दिन जो है राज कपूर फिर आया और केदार शर्मा बोले कि मुझे रात में नींद नहीं आई कि ये आदमी बार बार कंघी क्यों करता है, ये कैमरे में से झांकता है, इसका मतलब है कि इसमें जो है एक्टिंग का कुछ शौक है। तो उन्होंने फिर जो है बहुत सोच समझ के नीलकमल फिल्म बनने जा रही थी, 2 लाइन का एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर उन्होंने साइन किया कि जो है नायक की प्रमुख भूमिका में राज कपूर और 1000 रुपये का चेक साइन किया। तो राज कपूर जब ड्यूटी पे आया 10 बजे अपने, तो उन्होंने बुलाया तो बोला केदार साहब, मैं बोला अंकल नहीं, मैं नहीं आऊँगा, आप दूसरे गाल पे ही मारेंगे। तो बोले नहीं, दूसरे गाल पे नहीं मारूंगा, ये तुम्हारे लिए जो है लिफाफा है, ये देख लो तुम। तो डरते डरते आए, उसने लिफाफा खोल के देखा तो नीलकमल का नायक तो जो है वो रोने लगा कि अंकल मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन जो है आप जो है मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, और अगर मैं नहीं कर पाया तो बोले नहीं, मुझे भरोसा है, मैं बहुत सारे लोगों से काम ले चुका हूँ, तुमसे नहीं पाऊँ। इस तरह एक जो है थप्पड़ ने राज कपूर को कलाकार बना दिया। जी, इस तरह के बहुत सारे किस्सों की किताब है अभियुक्त के इंद्रधनुष, और इसीलिए आज मुलाकात करना हुआ देवमणि पांडे जी से। और मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर किसी नई किताब के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये बातचीत। फिर मुलाकात होगी किसी नई कविता, नई कहानी, नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।